हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का लास्ट पोर्शन, दैट इज थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, अब तक जो अपन ने 4 पार्ट पढ़े थे वो कहीं ना कहीं हीट से रिलेटेड थे, और अब जो हम पार्ट पढ़ने जा रहे हैं वो थर्मोडायनेमिक्स हमारा पार्ट है। क्लियर? तो ये इस चैप्टर का सबसे बड़ा पार्ट है। केटीजी के इक्विवेलेंट ही इसके अंदर क्वेश्चन बनते हैं और कंसेप्ट इसके अंदर थोड़े ज्यादा है। आपने देखा होगा कि जो हमने शुरुआती पोर्शन पढ़ा था, टेम्परेचर, थर्मल एक्सपांशन, हीट कैलोरीमेट्री या मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, उसके अंदर कंसेप्ट हमारे पास कम बनते थे, तो एक ही तरह के क्वेश्चन हमारे पास मिलते थे। बट यहां पर हमारे पास क्या होगा, सबसे ज्यादा वेराइटी ऑफ क्वेश्चन जो मिलता है वो किसके अंदर मिलेगा आपको, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर मिलेगा। क्लियर? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स क्या है। ठीक है, देखो बेटा क्या होता है, अभी आपने पढ़ा कि भाई हीट एनर्जी है। ठीक है, आप अभी अपन इतनी देर से पढ़ते जा रहे हैं कि हीट एक एनर्जी का टाइप है। अब एक चीज समझिए बेटा, इस नेचर के अंदर जो भी एनर्जी हो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए यूजफुल है। जैसे अगर सोलर एनर्जी तो हम उसका भी यूज करते हैं, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी हमारे लिए काम की, उससे हमें लाइट मिलती है। ठीक है, तो हर चीजों के लिए अगर हम देखें तो सभी तरह की एनर्जी कहीं ना कहीं हमारे लिए यूजफुल बनती है। तो उसी तरीके से हमारी जो ये हीट एनर्जी है ये भी हमारे लिए यूजफुल है। अब किस तरीके से यूजफुल है, इस हीट एनर्जी का अपनी डेली लाइफ में क्या एप्लीकेशन हो सकता है, कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं जो कि इस हीट एनर्जी को हमारे लिए यूजफुल कर सकते हैं, उन सब की स्टडी जो हम करते हैं बेटा, वो स्टडी क्या कहलाती है हमारे पास, थर्मोडायनेमिक्स कहलाती है। तो बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है, हम हीट एनर्जी को यूजफुल वर्क के अंदर कन्वर्ट करते हैं, या फिर हीट एनर्जी को हम यूजफुल हमारे पास अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करते हैं, ताकि हम उसको यूज कर पाए अपनी डेली लाइफ में। इस चीज को स्टडी करना या इससे रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में स्टडी करना, ये सब क्या कहलाता है बेटा, थर्मोडायनेमिक्स कहलाता है। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द इंटर कन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल वर्क और इन अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। हियर वी स्टडी एप्लीकेशन ऑफ हीट एनर्जी इन डेली लाइफ। ये जो मैंने बात अभी आपको समझाई वही अपन यहां बात कर रहे हैं। क्लियर? अब हम आगे बेटा एक एक डेफिनेशन के वाइज पढ़ेंगे, तो छोटी छोटी डेफिनेशन है, बस केवल टर्म्स आपको याद रखनी, कुछ खास बात उनके अंदर नहीं है। सबसे पहले हमारे बेटा थर्मोडायनेमिक सिस्टम के ऊपर। ठीक है, कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है। तो कोई भी पोर्शन, ठीक है, कोई भी पोर्शन हम ऐसा उठा ले जिसके ऊपर हम ये सब स्टडी करने वाले, समझ में बात आई बात, जो भी हमने कोई पोर्शन उठाया जिसके ऊपर हम ये स्टडी करने वाले हैं कि हीट एनर्जी कैसे कन्वर्ट हो रही है हमारे पास वर्क के अंदर, या वर्क कैसे कन्वर्ट हो रहा है हमारे पास हीट एनर्जी के अंदर, तो वो हमारा क्या कहलाता है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम कहलाता है। तो एनी पोर्शन ऑन विच इफेक्ट्स ऑफ पीवीटी एंड देयर चेंजेस आर स्टडीड। अब एक बात समझिए बेटा कि हम स्टडी करेंगे कैसे। अब बात ये आती है कि चलो सर आपने बता दिया कि हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हीट एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट कर रहे हैं, वर्क को हीट एनर्जी में या अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, बट यहां पर हम करेंगे कैसे। तो इसके लिए हमारे पास बेटा 3 वेरिएबल्स होंगे। आप खुद ही समझ में आ रहा है आपको कि शुरुआत से 3 ही वेरिएबल चलते आ रहे हैं, दैट इज द प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो हम इस पीवीटी के बारे में पढ़ेंगे, हम कोई पर्टिकुलर वैल्यूज लेंगे, प्रेशर की, वॉल्यूम की, टेम्परेचर की, और फिर देखेंगे उस स्पेसिफाइड पोर्शन पर उसका क्या इफेक्ट आ रहा है। फिर हम देखेंगे अगर हम उसको कम ज्यादा करते हैं तो क्या इफेक्ट आता है, एक को कांस्टेंट रखते हैं तो क्या इफेक्ट आता है। तो ये सब चीजें हमारे पास क्या कहलाती है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम कहलाता है, जिसके ऊपर हम ये सब स्टडी करते हैं। क्लियर? एग्जांपल में बेटा हीट इंजन, अब मैं कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आपको बता रहा हूं। हीट इंजन, जो आपके पास इंजन होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर मैं हीट इंजन की बात कर रहा हूं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा गाड़ी वगैरह में तो पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन होते हैं, उसी तरह से हीट इंजन भी होता है। क्लियर? जो आपने सुना भी होगा, जो रेलवे थे उसमें सबसे पहले यूज किया गया था। तो हीट इंजन भी एक तरह का क्या है बेटा, सिस्टम है। रेफ्रिजरेटर, हमारे घर में जो रेफ्रिजरेटर होता है, फ्रिज जो होता है, वो भी एक तरह का क्या है, सिस्टम है। गैस फिल्ड इन ए सिलेंडर विद मूवेबल पिस्टन, ये जो मैंने यहां लिखा है, गैस फिल्ड इन ए सिलेंडर या कंटेनर विद मूवेबल पिस्टन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा। हम पूरी थर्मोडायनेमिक सिस्टम के अंदर या थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के अंदर इसी एक्सपेरिमेंट को या इसी एग्जांपल को बार बार लेकर स्टडी करेंगे। हमारे पास क्या होगा, एक कंटेनर होगा जिसके अंदर हमने गैस भरी हुई होगी और उसके ऊपर मूवेबल पिस्टन लगा होगा, और क्या क्या चीजें हो सकती है वो अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे। पीवीटी आर यूज टू एक्सप्लेन एनी स्टेट ऑफ सिस्टम। अगर जैसे बेटा क्या होता है, अब स्टेट का मतलब आपको समझ में आता है, भाई एक पर्टिकुलर टाइम पर इतना पीवीटी है, कुछ देर बाद इतना पीवीटी है, ये इसकी इनिशियल स्टेट है, ये इसकी फाइनल स्टेट है। तो किसी भी, अगर अपन बात करें किसी भी सिस्टम की स्टेट को डिफाइन करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, पीवीटी का यूज करेंगे, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर का। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। सराउंडिंग। अब सराउंडिंग क्या होता है बेटा, सिस्टम के चारों तरफ का जो एटमॉस्फेयर है, सिस्टम के चारों तरफ का जो एटमॉस्फेयर है वो क्या कहलाता है बेटा, सराउंडिंग कहलाता है। देन यूनिवर्स, सिस्टम और सराउंडिंग दोनों को मिला दो तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्स बोलते हैं। अब बेटा 3 तरह के सिस्टम होते हैं हमारे पास मेनली, दैट इज द होमोजीनियस सिस्टम, हेटेरोजीनियस सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। पहले बात करते हैं बेटा होमोजीनियस सिस्टम की। सभी को पता है होमोजीनियस वर्ड का मतलब होता है सेम। अगर हमारे पास सेम टाइप का अगर आप सिस्टम ले लेते हो तो वो होमोजीनियस कहलाता है। जैसे मान लीजिए मैं पूरा कंप्लीट एक लिक्विड ले लूं,
या कंप्लीट एक सॉलिड ले लूं तो वो किस सिस्टम के अंदर आएगा, होमोजेनस के अंदर आएगा, यूनिफॉर्म हमारा सिस्टम होता है। हेट्रोजीनस सिस्टम आप समझ पा रहे हैं, जो 2 से ज्यादा या फिर 3 से ज्यादा मटेरियल से मिलकर बनाओ, जैसे अगर मैं मिक्सचर ले लूं ऐसे लिक्विड्स का जो कि मिक्स नहीं हो पा रहे हो, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल केरोसिन और वाटर का मिक्सचर ले लेता हूं मैं, ठीक है, तो ये अपने को पता है कि केरोसिन और वाटर जो होते हैं एक दूसरे के अंदर घुल मिल नहीं पाते हैं, तो इस तरह का अगर आपने सिस्टम ले लिया, उसके ऊपर अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो वो सिस्टम क्या कहलाएगा, हेट्रोजीनस सिस्टम कहलाएगा। तीसरा होता है बेटा आइसोलेटेड सिस्टम। अगेन नाम से समझ में आ रहा है बेटा, आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम होता है जो अपनी हीट एनर्जी या फिर अपने अंदर जो मैटर है उसको एक्सचेंज नहीं करेगा सराउंडिंग से। जैसे अगर आपने देखा होगा कि जो हमारे पास थर्मोप्लास्ट होता है, ठीक है ना, थर्मस जो होता है हमारे पास, जिसके अंदर हम चाय या दूध या पानी भरते हैं, वो जो थर्मस होता है वो एक तरह से आइसोलेटेड सिस्टम है। वो क्या करता है बेटा, अगर आपने थर्मस के अंदर वाटर भर रखा है गर्म, तो वो अपने वाटर को तो एक सराउंडिंग से ट्रांसफर करेगा नहीं, साथ में वो हीट को भी सराउंडिंग से ट्रांसफर नहीं करता, तो वो हमारे पास क्या सिस्टम होता है बेटा, आइसोलेटेड सिस्टम होता है। अब आप सोच रहे होंगे फिर सर उसका मतलब उसके अंदर वाटर इनफाइनाइट टाइम तक गर्म रहना चाहिए, नहीं बेटा, कुछ हीट लॉस तो हमारे पास होता ही है। आगे बढ़ते बेटा, नेक्स्ट आ रहा है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, ठीक है। अब थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होती है, अब जब आप सिस्टम की बात करते हैं बेटा, तो हम सिस्टम में हम जानते हैं कि उसके पास कोई स्टेट होगी पीवीटी की, मान लीजिए आपने टाइम चेंज किया, उससे उसका प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर चेंज हो रहा है मान लीजिए बाई चांस, तो ऐसी चीज में वो एक प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर की वैल्यू से दूसरे प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर की वैल्यूज पर जाता है, तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं बेटा, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस बोलते हैं। क्लियर, व्हेन स्टेट ऑफ सिस्टम चेंजेस मींस देयर इज चेंज इन पीवीटी विद टाइम, ठीक है, मतलब सिस्टम की स्टेट चेंज हो जाएगी, किसी भी तरह से हो सकती है, आप करें या सिस्टम खुद ही कर ले, ठीक है, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस बोलते हैं। मतलब वो एक प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर की वैल्यू से दूसरे प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर की वैल्यूज पर जाएगा। क्लियर, विद टाइम ऑब्वियसली टाइम तो चेंज होता ही रहता है। फिर आगे बढ़ते बेटा, साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है, नाम से समझ में आ रहा है साइकिल बन रहा है, मतलब कोई एक ऐसी प्रोसेस हो जिसमें इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम हो जाए, मतलब जितना प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर इनिशियल है उतना ही प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर फाइनल में हो जाए, तो ऐसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, साइक्लिक प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। मतलब जो अपने पास थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है जहां से चलती है वहीं पर आकर खत्म कर देती है। जैसे मैंने आपको डायग्राम के लिए 2 चीज बना रखी है, मान लीजिए यहां से अपने पास एक ए प्रोसेस पे है, पहले ए स्टेट पर है, एक प्रोसेस चली यहां से इस तरह से चेंज होती गई और फाइनली बी पर आकर रुकी, बट बी और ए का अगर पीवीटी सेम है तो उसको हम साइक्लिक प्रोसेस कहेंगे। सेम इस तरह से मैंने इधर भी समझाया। आगे बढ़ते बेटा, क्वासी स्टैटिक और इक्विलिब्रियम प्रोसेस, ठीक है, एक ऐसी प्रोसेस बेटा जो बहुत ही स्लो चल रही हो, बहुत ही ज्यादा स्लो चल रही हो, ऐसी प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। इसको समझाने के लिए मैं सबसे बेस्ट एग्जांपल लेता हूं, आप ऐसा करो, अपनी घड़ी की तरफ देखो और जो अपने पास आर्क वाली एंड होती है, जो अपने पास आर्क वाली हैंड होती है, जो अपने पास सबसे छोटी सुई होती है, उसको देखते रहो तो आपको हमेशा ऐसा लगेगा बेटा कि वो सुई मूव ही नहीं कर रही है, ठीक है ना, वो मूव क्यों नहीं कर रही है, हमें ऐसा लगता है कि वो मूव नहीं कर रही है, बट हम जानते हैं कि वो मूव तो कर रही है, बहुत स्लोली। क्लियर, बहुत धीरे धीरे वो जो हमारे पास है वो सुई मूव कर रही है, इसका मतलब वो कैसी प्रोसेस हुई, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस हुई। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि अरे यार ये जो आर्क वाली हैंड है वो तो मूव ही नहीं कर रही, बट एक्चुअली क्या हो रहा है, वो मूव तो कर रही है बट बहुत स्लोली मूव करने के कारण आप उसको विजिबल नहीं कर पा रहे हैं, आप उसको ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं। क्लियर, सो ए प्रोसेस which is occurring very slowly with time so that we can take changes in PVT negligible with time। अब क्या होता है बेटा, बहुत ही धीरे चल रही होती है, मतलब जैसे अभी मान लीजिए टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 2 घंटे बाद इसका टेम्परेचर होता है 25.2 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हम ऐसा मान लेते हैं कि इसका टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। इसी तरह से क्या बेटा, हम प्रेशर और वॉल्यूम को भी क्या मान लेते हैं, कांस्टेंट, हम जो उसका चेंज है उसको नेग्लिजिबल कंसीडर कर लेते हैं, तो ये हमारे पास कहलाती है क्वासी स्टैटिक या इक्विलिब्रियम प्रोसेस। इक्विलिब्रियम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर जो हमारे पास पीवीटी है वो हमारे पास क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। कंप्लीट बात। नेक्स्ट हमारे पास प्रोसेस का टाइप आ रहा है, दैट इज रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। तो ऐसी प्रोसेस बेटा जिसमें क्या होता है, मान लीजिए आप इनिशियल से फाइनल स्टेट पर जाते हैं, ठीक है, तो इनिशियल से फाइनल स्टेट में जाने में जो आपका हीट और वर्क के अंदर चेंजेस आते हैं, और जब आप फाइनल से इनिशियल की तरफ आते हैं तो उतना ही आपका हीट और वर्क का चेंज आता है, तो इसी अपने प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। और वो प्रोसेस जो इस चीज को फॉलो नहीं कर पा रही है, जिसके अंदर इनिशियल से फाइनल जाने में और फाइनल से इनिशियल में आने में हीट और वर्क की वैल्यूज अलग अलग आ रही है, उसको हम क्या बोलेंगे, इरिवर्सिबल
प्रोसेस बोलेंगे। क्लियर। नेक्स्ट आता है बेटा पीवी डायग्राम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। जो भी हमारे न्यूमेरिकल्स होते हैं उनको मोस्टली सोल्व करने के लिए हम पीवी डायग्राम का यूज करते हैं, दैट इज द प्रेशर एंड वॉल्यूम डायग्राम। हम एक ग्राफ बनाते हैं बेटा प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में, जिसमें मोस्टली प्रेशर को हमारे पास वाई एक्सिस पे रखा जाता है और वॉल्यूम को हमारे पास एक्स एक्सिस पे रखा जाता है, और फिर वहां पर हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं कि कैसे स्टेट हमारे पास चेंज हुई, कैसे हमारे पास किसी सिस्टम के लिए कोई थर्मोडायनेमिक प्रोसेस वहां पर हुई है। क्लियर। तो जैसे मान लीजिए बेटा कि यहाँ पर अभी कोई एक स्टेट है जिसके अंदर हमारे पास इनिशियल स्टेट कितनी है, ए है, और यहाँ से ये प्रोसेस ऐसे चली और कहाँ चलेगी, बी पर। ये एरो ये शो करता है कि प्रोसेस की डायरेक्शन क्या है, ए से लेकर बी पर। तो ये एरो जहाँ से स्टार्ट होता है उसको इनिशियल स्टेट कहते हैं, मान लीजिए वो P1 V1 है, और जहाँ खत्म होता है उसको हम फाइनल स्टेट कहते हैं, मान लीजिए ये P2 V2 है। क्लियर। मैंने डायग्राम में भी शो कर दिया है, ये P1 हो गया, ये P2 हो गया, ये V1 हो गया और ये V2 हो गया। तो मोस्टली न्यूमेरिकल्स को करने के लिए या क्वेश्चंस को समझने के लिए हम पीवी डायग्राम बनाना सीखेंगे। क्लियर। वो हम आप यहाँ पर सीखेंगे भी, काफी सारे क्वेश्चन में दिया हुआ भी होगा, तो वहां से हम उसके अंदर से कुछ कैलकुलेशन भी करेंगे। क्लियर। अच्छा, अब आपका जो ये पीवी डायग्राम है इसका काम क्या है? पीवी डायग्राम का सबसे पहला काम है बेटा, इससे हम वर्क निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? वर्क निकाल सकते हैं, और वर्क कैसे निकालेंगे वो मैं आपको आगे सिखाऊंगा। ठीक है। दूसरी चीज इसके अंदर से हम टेम्परेचर निकाल सकते हैं। अगर पीवी डायग्राम आपके पास है, मतलब प्रेशर और वॉल्यूम तो आपको पता ही है, क्योंकि पीवी डायग्राम तभी तो आपका बना। अगर आपके पास प्रेशर और वॉल्यूम पता है तो आप टेम्परेचर भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे बेटा? आप आइडियल गैस इक्वेशन की यूज करेंगे, पीवी बराबर म्यू आरटी। नंबर ऑफ मोल्स हमें पता होंगे और गैस का कांस्टेंट तो हमें पता ही है, तो पीवी पता होने के कारण हम टेम्परेचर भी निकाल लेंगे। तो पीवी डायग्राम के दो यूज है बेटा, एक तो वर्क निकालना और दूसरा हमारे पास टेम्परेचर निकालना। टेम्परेचर हम आइडियल गैस इक्वेशन से निकालते हैं और वर्क निकालना मैं अभी आपको आगे सिखाऊंगा। क्लियर। चलिए आगे आता है बेटा साइन कन्वेंशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है बेटा कि क्या हम साइन कन्वेंशन मानते हैं, कब प्लस होता है कब माइनस होता है। सिंपली ये कन्वेंशन है, पहले से ऐसा माना गया है, हम इसलिए हम उस चीज को कंसीडर कर रहे हैं। ध्यान रहे बेटा, केमिस्ट्री से कंफ्यूज नहीं होना है, आपके केमिस्ट्री के अंदर ये साइन कन्वेंशन कुछ उल्टे नजर आते हैं। क्लियर। बट यहाँ पर हमारे पास जो साइन कन्वेंशन है तो आपको फिजिक्स के हिसाब से उनको याद रखना है। पहला, हीट गिवन टू द सिस्टम। जब हम सिस्टम को हीट देते हैं तो उसको हम पॉजिटिव मानते हैं। क्यों ऐसा मानते हैं मैं आपको समझाऊंगा अभी। ठीक है। हीट गिवन बाय द सिस्टम, इसको हम नेगेटिव मानते हैं। सिस्टम को जब हीट मिली, मतलब सिस्टम ने जब हीट गेन करी, तो उसको हम क्या मानेंगे? पॉजिटिव। आप दोनों तरह से याद रखते हैं, सिस्टम को हीट अगर अपन देते हैं तो वो हमारे पास क्या कहलाती है? पॉजिटिव। अगर सिस्टम हमें हीट दे दे, मतलब हीट को क्या कर दे? रिलीज कर दे, तो उसको हम क्या मानते हैं? नेगेटिव। तो इस तरह से आप याद रखिए बेटा, हीट अगर सिस्टम ने गेन करी तो पॉजिटिव, अगर सिस्टम ने हीट लॉस कर दी, रिलीज कर दी, एक्सर्ट कर दी, इसका मतलब उसको हम क्या मानेंगे? नेगेटिव। वर्क डन बाय द सिस्टम, अगर सिस्टम खुद ही वर्क कर रहा है अपने आप, खुद ही सिस्टम वर्क कर रहा है अपने आप, तो उसको क्या माना जाता है? पॉजिटिव। और अगर हम सिस्टम पर वर्क करते हैं, मतलब वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है, तो उसको हम क्या मानते हैं? नेगेटिव। ये आपको याद रखने, ताकि क्वेश्चंस करते वक्त आपको सही रहेगा। क्लियर। चलिए अब आगे बात करते हैं बेटा वर्क इन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। अब इतनी देर से हम बात करेंगे वर्क, तो वर्क क्या चीज है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो बेटा देखो, थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस का जो वर्क है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है हमारे पास जो नॉर्मल वर्क हम पढ़ते हैं। ठीक है। आपने वर्क एनर्जी पावर के अंदर भी एक वर्क पढ़ा होगा, हालांकि ये डिराइव वहीं से होगा, बट यहाँ पर हमारे पास क्या होगा? थोड़ा सा हमारे पास फॉर्मूला वगैरह चेंज होगा। मान लीजिए बेटा आपके पास एक सिलेंडर है, उसके अंदर हमने क्या लगा दिया? एक पिस्टन लगा दिया, क्योंकि हमें सिस्टम तो चाहिए ना, हम वर्क किस पे निकालेंगे? सिस्टम पे निकालेंगे। तो मैंने आपको समझाया था कि सिस्टम का नाम जब भी आएगा तो मैं एग्जाम्पल के तौर पर लूंगा एक कंटेनर या सिलेंडर जिसके अंदर गैस भरी होगी और उस पर क्या लगा होगा? मूवेबल पिस्टन लगा होगा। क्लियर। तो मान लीजिए मैंने एक सिलेंडर कंसीडर कर लिया, मूवेबल पिस्टन उसके अंदर लगा हुआ है, उसके अंदर कुछ गैस वहां पर भरी हुई है। सिस्टम जो हमारा पिस्टन है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया मैंने क्या मान लिया बेटा? ए मान लिया। क्लियर। अब अगर क्या होता है बेटा, जो हमारे अंदर गैस भरी हुई है, मान लीजिए वो एक्सपांड होती है, अगर हमारे पास अंदर जो हमारे पास गैस भरी हुई है वो एक्सपांड होती है, तो हमारा जो पिस्टन है वो क्या करेगा बेटा? मूव करेगा। क्लियर। जैसे अगर अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर कि जैसे कि कोई इसमें गैस भरी हुई है, ये मूवेबल पिस्टन है। ठीक है। अब ये अंदर की गैस एक्सपांड हो रही है, तो ये पिस्टन क्या होता है? बाहर की तरफ मूव करना स्टार्ट करता है। तो जब पिस्टन मूव करना स्टार्ट करा, इसका मतलब ऑब्वियसली बात है उस गैस के मॉलिक्यूल्स ने उन पर फोर्स लगाया होगा। ऑब्वियसली भी आप जानते हैं कि थर्मल एक्सपेंशन में यही होता था, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर जाते थे और वो बाहर वाली वॉल्स पर फोर्स लगाते थे। तो इसका मतलब उसको कुछ फोर्स लगाया होगा, फोर्स लगाया है, साथ में पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, और हम जानते हैं जब फोर्स भी हो डिस्प्लेसमेंट भी हो तो वहां क्या होता है बेटा? वर्क होता है। इसका मतलब वहां पर वर्क हुआ होगा। क्लियर। तो हम एक
ऐसा कहते हैं बेटा, इफ गैस इनसाइड सिलेंडर एक्सपांड देन पिस्टन मूव्स एंड वर्क डन बाय द गैस पॉजिटिव। क्योंकि हमने थोड़ी किया, सिस्टम खुद ही वर्क कर रहा है, सिस्टम की गैस खुद ही एक्सपांड हो रही है और एक्सपांड होकर हमारे पास पिस्टन को बाहर मूव कर रही है। पिस्टन बाहर मूव हुआ, गैस के मॉलिक्यूल्स ने पिस्टन पर फोर्स लगाया होगा, फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, तो वर्क भी वहां पर होगा। अगर इसी का उल्टा कर दूं, मैं खुद पकड़ क्या करता हूं, पिस्टन को पकड़कर अंदर कंप्रेस कर देता हूं, पिस्टन को पकड़कर अंदर मूव कर देता हूं, तो ऐसी कंडीशन में वर्क किसने किया बेटा, मैंने किया। अगेन पिस्टन पे फोर्स तो लगाया ही है, मैंने लगाया फोर्स, और साथ में पिस्टन ने डिस्प्लेसमेंट तो लिया ही है, तो अगेन वर्क होगा। बट एक चीज हो जाएगी यहाँ पर, इस बार वर्क डन ऑन द सिस्टम हो जाएगा, तो हम उसको क्या मान लेंगे, नेगेटिव मान लेंगे। क्लियर? चलिए बेटा आगे अब हम यहाँ पर वर्क का डेरिवेशन करने वाले हैं कि किस तरह से हमने वर्क निकाला। मान लीजिए जब आपकी गैस एक्सपांड हो रही है, तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स है उसने पिस्टन पर एफ अमाउंट का फोर्स लगाया, क्रॉस सेक्शन एरिया हमारा ए है बेटा, तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम ऐसा मान लेते हैं कि पिस्टन ने थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट दिया। कितना डिस्प्लेसमेंट दिया, dx। तो आप जानते हैं वर्क बराबर होता है इंटीग्रेशन f डॉट dx बेटा, इनिशियल से लेकर फाइनल पर, ठीक है। तो इनिशियल से फाइनल, और हमने इसको लिख दिया क्या, हम प्रेशर बराबर होता है बेटा फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स कितना हो जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया डॉट dx, ठीक है। अब आप एक बात समझिए कि हम जानते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल ने अगर इधर फोर्स लगाया तो पिस्टन ने भी उधर ही मूव किया होगा, तो हमारे पास अगर वो दोनों ही सेम डायरेक्शन में लगाएंगे तो आप डॉट प्रोडक्ट के अंदर सिंपल सा एंगल क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। अब देखो बेटा a इंटू डेट, ठीक है, a क्या है बेटा, पिस्टन का एरिया, ठीक है, और dx क्या, पिस्टन ने जो डिस्प्लेसमेंट दिया, तो हम ऐसा मान सकते हैं dx को लेंथ अगर कंसीडर कर लें तो हमारे पास a डॉट dx क्या बन जाएगा बेटा, वॉल्यूम, तो हमारे पास ये क्या बन गया, dv बन गया। इंटीग्रेशन इनिशियल से लेकर फाइनल p डॉट dv, और आप जानते हैं कि आपने बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि जो ये इंटीग्रेशन होता है इसका मतलब एरिया होता है, तो वर्क इज एरिया अंडर पीवी ग्राफ। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैंने आपको यहाँ कहा था कि पीवी डायग्राम के यूज से हम क्या कर सकते हैं, वर्क निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, उस पीवी डायग्राम का जब हम एरिया ले लेंगे तो हमें क्या मिलता है, वर्क मिलता है, क्योंकि यहाँ हमारा फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन पी डॉट डीवी। अगर आप बेटा प्रेशर को कांस्टेंट मान लेते तो प्रेशर इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, तो इसको सोल्व करने पर हमें मिलेगा वर्क बराबर पी डेल्टा वी। तो ये पी और डेल्टा वी को लिख देंगे वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। अब अलग अलग टाइप्स के वर्क मैं भी आपको यहाँ पर बताऊंगा, जिससे आपको कंप्लीट हो जाएगा कि किस तरह से वर्क पॉजिटिव, नेगेटिव और कांस्टेंट आता है। तो आपको याद क्या रखना है बेटा, वर्क बराबर इंटीग्रेशन पी डॉट डीवी, मतलब एरिया अंडर पीवी ग्राफ अपना वर्क होता है। मोस्टली क्वेश्चन आपकी इस लाइन से बनेंगे, या फिर हमारे पास अगर प्रेशर कांस्टेंट होता है तो हम इससे सोल्व करेंगे। अब आप कहेंगे सर प्रेशर वेरिएबल हुआ, तो आप ग्राफ वाले मेथड से जल्दी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? चलिए हमने यहाँ पर पढ़ा था कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का जो वर्क होता है वो P इंटू डेल्टा V होता है अगर हमारा प्रेशर कांस्टेंट है तो, या फिर हमें क्या करना पड़ता है बेटा, इंटीग्रेशन का मेथड वहां पर लगाना पड़ता है P डॉट dV। हमने साथ में एक बात और कही थी कि एरिया अंडर PV ग्राफ विल बी इक्वल्स टू वर्क, ठीक है। तो हम यहाँ पर कुछ प्रोसेस या फिर कुछ केसेस ऐसे पढ़ने जा रहे हैं जिनके लिए हम वर्क डायरेक्टली याद रख सकते हैं, जिसमें सबसे पहला केस आ रहा है बेटा व्हेन वॉल्यूम इज कांस्टेंट। अकबर एक बात समझिए बेटा कि अगर हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसका मतलब उसके लिए फाइनल वॉल्यूम और इनिशियल वॉल्यूम की वैल्यू सेम रहेगी। इसका मतलब हमारा डेल्टा वी कितना हो जाएगा बेटा, 0। अगर मैं वॉल्यूम कांस्टेंट हो और पीवी डायग्राम अगर बनाता हूं तो बेटा डायग्राम हमें कुछ इस तरीके का मिलेगा। ये देखो वॉल्यूम के यहाँ पे एक कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन बन गई। अब आप एक ऐसा काम करो, बताओ इस पीवी ग्राफ का आप एरिया निकाल सकते हैं क्या? नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम के अंडर कुछ है ही नहीं, तो हमें पीवी ग्राफ के अंडर का एरिया निकालना पड़ता है, बट यहाँ पर हमारा एरिया नहीं निकल पा रहा है, तो एरिया अंडर ग्राफ विल बी 0 एंड वर्क विल बी 0। वैसे भी आप जानते हैं वर्क बराबर क्या होता है बेटा, पी डेल्टा वी। अगर डेल्टा वी ही 0 है तो फिर हमारा कोई वर्क नहीं होगा। आप ऐसे भी समझ सकते हैं बेटा कि अगर आपका वॉल्यूम ही चेंज नहीं हो रहा है तो पिस्टन मूव ही नहीं करेगा, अगर पिस्टन मूव ही नहीं करा तो कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ, और अगर डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ तो वर्क हमें नहीं मिलेगा। चलिए दूसरी प्रोसेस पे चलते हैं, व्हेन वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, जिसको आप क्या कहेंगे, एक्सपांशन। जब वॉल्यूम बढ़ता है तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एक्सपांशन। तो डेल्टा वी कितना होगा बेटा, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। हमेशा हम चेंज इन वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। और अगर हमारा वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो फाइनल वॉल्यूम की वैल्यू इनिशियल वॉल्यूम से ज्यादा होगी, तो हमारा जो डेल्टा वी आएगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब हमारा वर्क डन भी अब पॉजिटिव आना चाहिए। क्लियर? आप डायग्राम देख सकते हैं बेटा, मैंने पहली प्रोसेस में क्या करा, यहाँ पर देखो आप वॉल्यूम बढ़ रहा है, एरो जो है वो ये बताता है, एरो जहां से निकलता है बेटा वो इनिशियल स्टेट होती है और जहां खत्म होता है वो फाइनल स्टेट होती है। इनिशियल स्टेट को मैं यहाँ P1 V1 से डिनोट कर रहा हूँ, फाइनल स्टेट को मैं यहाँ पर P2 V2 से डिनोट कर रहा हूँ। आपके पास मैंने 3 डायग्राम बनाए ताकि आपका कोई कंफ्यूजन न रह जाए। तीनों ही डायग्राम में आप देख लीजिए, मुझे मतलब नहीं कि प्रेशर के साथ क्या हो रहा है, मुझे मतलब नहीं प्रेशर के साथ क्या हो रहा है, बस मैं क्या देख रहा हूँ, वॉल्यूम।
तो आप तीनों ही प्रोसेस में देख लीजिए कि हमारा जो वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम है V2 वो V1 से ज्यादा है, और अगर V2 V1 से ज्यादा है तो ऐसी कंडीशन में हमारा बेटा वर्क जो है वो पॉजिटिव आएगा। क्लियर? आप एरिया अंडर ग्राफ भी देख सकते हैं, तो यहां से आप समझ जाइए कि एरिया अंडर ग्राफ कैसे निकालना होता है। जैसे ये जो लाइन है इसके नीचे का ग्राफ लेंगे आप V तक टच करते हुए, सेम यहां पर और सेम यहां पर। तो आपको अब यहां से डायग्राम में भी दिख रहा है, जो मैंने शेडेड पोर्शन बनाए हैं वो एरिया अंडर ग्राफ को डिनोट कर रहे हैं, और वॉल्यूम बढ़ेगा, डेल्टा V पॉजिटिव आएगा, तो वर्क बराबर P डेल्टा V से हमारा को वर्क भी पॉजिटिव मिलेगा। वॉल्यूम डिक्रीजिंग, अगले केस में हम चल रहे हैं बेटा, वॉल्यूम हमारे यहाँ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो बेटा डेल्टा V जो होगा, V फाइनल माइनस V इनिशियल, वो नेगेटिव आएगा। आपके पास फिर से मैंने 3 डायग्राम बना दिए, ध्यान से देख लीजिए। जहां से एरो निकलता है वो इनिशियल स्टेट है, जहां एरो खत्म हो रहा है वो फाइनल स्टेट है। तो अगेन आप देख पा रहे हैं इन तीनों ही डायग्राम में अब उल्टा हो गया है। अब V2 हमारा V1 से क्या आ रहा है बेटा, छोटा आ रहा है, मतलब फाइनल वैल्यू जो है वो इनिशियल वैल्यू से छोटी है। तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा डेल्टा V वो नेगेटिव है, तो वर्क भी हमारे को क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। इस केस को हम क्या बोलते हैं, कंप्रेशन यहां पर बोलेंगे। आगे बढ़ते बेटा, नेक्स्ट आ रहा है हमारा साइक्लिक प्रोसेस। आपको मैंने अभी समझा चुका हूं कि साइक्लिक प्रोसेस क्या होती है बेटा, वो प्रोसेस जिसके लिए इनिशियल और फाइनल स्टेट जो होती है वो सेम होती है। मतलब इनिशियल के अंदर जो पीवीटी की वैल्यू है और जो फाइनल के अंदर पीवीटी की वैल्यू है वो दोनों क्या रहती है, सेम रहती है। तो अब हम यहाँ साइक्लिक प्रोसेस का वर्क पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, उसकी तरफ हम चल रहे हैं। अब साइक्लिक प्रोसेस तो आपको पता है कुछ ऐसा सर्कल जैसा बनेगा, बट यहाँ पर सर्कल दो तरीके से बन सकता है बेटा, क्लॉकवाइज भी बन सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी बन सकता है। तो पहले मैं क्लॉकवाइज साइकिल की बात कर रहा हूं। मान लीजिए बेटा यहां से ए से प्रोसेस स्टार्ट हुई, फिर ए से बी पर गई, बी से सी पर गई, सी से डी होकर वापस ए की तरफ आ गई। क्लियर? तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कैसे साइकिल बन रहा है, हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में साइकिल बन रहा है। अब बेटा एक चीज समझना, अगर मैं पहले एबीसी को लेता हूं, कौन से पार्ट को ले रहा हूं मैं, एबीसी को, तो अगर मैं एबीसी के नीचे का एरिया निकालता हूं तो बेटा वो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि एबीसी के अंदर आप समझ पा रहे हैं बेटा वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। क्लियर? ए से बी से सी जाओगे तो बेटा वॉल्यूम क्या हो रहा है, हमारा इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब जो एबीसी का वर्क है वो कैसा आने वाला है, पॉजिटिव। लेकिन अगर आप बेटा सीडीए का देखते हो, तो जब आप सी से लेकर ए पर जाते हो तो आपका वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि पहले आप यहां से और फाइनल में यहां पहुंच गए। तो एरिया अंडर सीडीए क्या माना जाएगा बेटा, नेगेटिव। बट डायग्राम से दिख रहा है हमें कि जो एबीसी है उसका एरिया बड़ा है और जो सीडीए है उसका एरिया छोटा है। दिख पा रहा है ना बेटा, ये जो एबीसी है ना, इसके नीचे ये पूरा एरिया है, यहां से लेकर यहां तक का, और सीडीए के नीचे का एरिया केवल इतना सा है। तो हमें दिख पा रहा है कि ये जो एबीसी है इसका एरिया बड़ा है और सीडीए का एरिया छोटा है। अब साथ में हम ये भी जानते हैं एबीसी का एरिया पॉजिटिव है और सीडीए का एरिया नेगेटिव है। तो पॉजिटिव वाली वैल्यू बड़ी है, नेगेटिव वाली वैल्यू छोटी है, तो ओवरऑल जो आपको वैल्यू मिलेगी वो कैसी मिलेगी, पॉजिटिव। इसी कारण जो हमारे पास क्लॉकवाइज साइक्लिक प्रोसेस होती है उसके अंदर वर्क डन कैसा आता है बेटा, पॉजिटिव आता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि एंटी क्लॉकवाइज में कैसा आएगा बेटा, नेगेटिव आएगा। तो यहां पर चलते हैं हम एंटी क्लॉकवाइज पर। तो देखिए ध्यान से बेटा, मैंने यहां एक एंटी क्लॉकवाइज प्रोसेस बना दी है। ए से स्टार्ट हो रही है, फिर डी पर गई, फिर सी पर गई और फिर बी से होते हुए वापस कहां पर आ गई, ए पर आ गई। क्लियर? तो आप ध्यान से देखिए बेटा, इस बार हम अगर एडीसी का एरिया देखते हैं तो एडीसी का एरिया पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ए से सी पर जाते वक्त वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। आप आगे बढ़ रहे हैं ना, राइट डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, तो आपका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो एडीसी का एरिया पॉजिटिव आया। बट जब आप सीबीए आते हैं बेटा, पीछे आते हैं वापस, तो अब सीबीए के अंदर आपका एरिया क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि वॉल्यूम क्या हो रहा है बेटा, डिक्रीज हो रहा है। आप लेफ्ट में बढ़ रहे हैं। हमेशा याद रखिए, आप राइट में बढ़ेंगे तो आपका वॉल्यूम बढ़ता है, मतलब एरिया और वर्क डन दोनों पॉजिटिव आते हैं। जब आप लेफ्ट में बढ़ते हैं तो आपका एरिया और वर्क दोनों हमारे पास नेगेटिव आते हैं, मतलब वॉल्यूम डिक्रीज होता है। और अगर आप कहीं नहीं बढ़ रहे हैं पहले केस की तरह, तो वहां वर्क जीरो हो जाता है। अब आप डायग्राम में फिर से देख पा रहे हैं, इस बार उल्टा हो गया बेटा। इस एबीसी का एरिया बड़ा है और इस सीडीए का एरिया छोटा है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इस बार हमारा नेगेटिव वाला पार्ट बड़ा है और पॉजिटिव वाला पार्ट छोटा है, तो ओवरऑल जो हमारा पार्ट आएगा वो नेगेटिव आएगा। तो आपको ऐसे बेटा रटना है, याद रखना है कि साइक्लिक प्रोसेस होती है तो क्लॉकवाइज में एरिया पॉजिटिव आता है और एंटी क्लॉकवाइज में एरिया नेगेटिव आता है। कभी कभी क्या होता है बेटा, 100 में से 99 टाइम्स तो यही होता है, बट वन टाइम क्या होते हैं, वो क्वेश्चन को कंफ्यूज करने के लिए, टफ करने के लिए, ट्विस्ट करने के लिए कुछ चेंज अलग कर देते हैं। वो आपको क्या कर देते हैं बेटा, बी को यहां दे देंगे और पी को यहां दे देंगे, मतलब उन्होंने पीवी को क्या कर दिया बेटा, उल्टा। अब जब वो पीवी को उल्टा कर देते हैं तो बेटा हमारा जो ये रिजल्ट है ये भी क्या हो जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं। ऐसी कंडीशन में क्लॉकवाइज में नेगेटिव आने लगता है और एंटी क्लॉकवाइज के अंदर पॉजिटिव आने लगता है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, याद क्या करोगे आप, बस याद यही रखना है कि क्लॉकवाइज में पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज में नेगेटिव। आप डायग्राम देख लेना, कभी भी आपका उल्टा डायग्राम आ जाए तो ये समझ लेना कि हम जो
कंसेप्ट पढ़ते थे उसका उल्टा आंसर देना, वो नोट मैंने यहाँ पर लिखा है। क्लियर बात बेटा? चलिए बढ़ते हम यहाँ पर अब हमारे मेन पार्ट पर जहां से आपके न्यूमेरिकल्स बनना स्टार्ट होते हैं, दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, इससे पहले जब हमने बेटा चैप्टर स्टार्ट किया था, जब हम टेम्परेचर और थर्मल एक्सपेंशन पढ़ रहे थे, तो वहां हमने पढ़ा था जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। उसमें हमने ऐसा कहा था कि जब दो बॉडीज आपस में इक्विलिब्रियम में है किसी तीसरी बॉडी के साथ, तो वो आपस में भी इक्विलिब्रियम हो जाएगी। मतलब अगर ए बॉडी बी और सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो आपस में ए बी किस में होते हैं? थर्मल इक्विलिब्रियम में। अब हमारे मेनली किसके ऊपर? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर। बेटा ये एक एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, तो मैं आपको शॉर्ट में पहले एक्सपेरिमेंट समझा देता हूं कि क्या हुआ था, उसके बाद फिर मैं आपको लॉ पर लेकर चलूंगा। क्लियर? तो सबसे पहले क्या हुआ बेटा, साइंटिस्ट ने क्या किया कि एक थर्मोडायनेमिक स्टेट थी यहां पर ए पर, ठीक है, उसको वो ए से लेकर बी पर गए। उसके अंदर उन्होंने एक बार पाथ A1 चुना, दूसरी बार पाथ 2 चुना। अब आप कहेंगे सर पाथ 1 और पाथ 2 ऐसा क्या हुआ? तो बेटा इसमें क्या है कि जैसे ऐसा मान लो कभी उन्होंने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा, कभी उन्होंने हीट कांस्टेंट रखी, कभी उन्होंने वॉल्यूम कांस्टेंट रखा या प्रेशर कांस्टेंट रखा, तो उन्होंने दो पाथ चुनकर ए से बी पर गए। क्लियर? तो जब वो ए से बी पर गए तो ऐसा हुआ बेटा, जो ये पाथ 1 है, इस पाथ 1 के अंदर जो सिस्टम था उसने कितनी हीट ली? मान लीजिए डेल्टा Q1, और कितना वर्क किया बेटा? डेल्टा W1 वर्क किया उसने। और जब पार्ट 2 उन्होंने चुना था, तो उसके अंदर उन्होंने वर्क देखा कि डेल्टा W2 वर्क मिला और हीट उनको मिली डेल्टा Q2। बट जब उन्होंने एक्सपेरिमेंटली इन दोनों रिजल्ट्स को निकाला, तो उनको फाइनल में पता चला कि जब हम इस डेल्टा Q का डिफरेंस लेते हैं डेल्टा W के साथ, तो वो सेम आता है। मतलब पहली प्रोसेस के लिए जो डिफरेंस है और दूसरी प्रोसेस के लिए जो डिफरेंस है वो क्या आ गए हमारे पास? सेम आ गए। इसका मतलब फिर उन्होंने इसी एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया, तो उन्होंने 3, 4, 5, 6 जितने भी पाथ थे सब चुने। सभी पाथ के अंदर उन्होंने देखा कि उन्हें ये जो डिफरेंस है वो क्या मिल रहा था बेटा? सेम मिल रहा था। तो यहां से एक बहुत अजीब बात हुई कि ये जो हमारे पास पाथ है, ये जो डेल्टा Q और डेल्टा W है, ये दोनों किस पे डिपेंड कर रहे थे? पाथ पर। बट जो हमारा इन दोनों का डिफरेंस था वो पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा था। फॉर एग्जांपल क्या हुआ बेटा, जैसे मान लीजिए जब पाथ 1 से आप गए, तो आपका जो ये डेल्टा Q है ये आया आपका 50 जूल, और जब आप पाथ 1 पे थे तो वर्क था आपका 30 जूल। मतलब आपको डिफरेंस कितना मिला? 50 माइनस 30 कितना मिला? 20 जूल का। जब वो पाथ 2 से गए तो उनको डेल्टा Q मिला बेटा 100 जूल, और जो हमारे पास डेल्टा W था वो मिला 80 जूल। तो इन्होंने डिफरेंस अभी निकाला और फिर से इनको डिफरेंस कितना मिला? 20 जूल। तो कुल मिला के ये कहना था कि अलग अलग पाथ से जाने के बावजूद भी, अलग अलग पाथ पर जाने के बावजूद हमें वर्क और हीट तो अलग अलग मिले, बट इन दोनों का डिफरेंस हमें क्या मिला? सेम मिला। तो उन्होंने यहां से एक नई टर्म को डिफाइन किया, दैट इज नोन एज इंटरनल एनर्जी, जो कि हमारे पास क्या कहलाई बेटा? इंटरनल एनर्जी कहलाई। कंप्लीट चीज। तो इंटरनल एनर्जी क्या होती है बेटा? एनर्जी ऑफ सिस्टम ड्यू टू मोशन ऑफ इंटरनल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जो हम बात करते हैं ना बेटा कि सिस्टम के पास या गैस के पास काइनेटिक एनर्जी होती है, वो काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या कहलाती है? इंटरनल एनर्जी। और ये किसके इक्वल होती है? इन दोनों के डिफरेंस के इक्वल होती है। मतलब हीट एब्जॉर्ब और वर्क के डिफरेंस के इक्वल होती है। उनको साथ में एक बात और पता चली बेटा कि जब उन्होंने किसी सिस्टम को हीट दी, मान लीजिए उसको 10 जूल हीट दी, तो 10 जूल में से 10 जूल वर्क करना चाहिए था, बट उन्होंने वर्क देखा 8 जूल ही मिला। तो ये जो बचा हुआ 2 जूल है उसको उन्होंने क्या बोल दिया? इंटरनल एनर्जी। मतलब ये सिस्टम ने किसके अंदर यूज कर ली? इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में या घटाने के अंदर यूज कर ली। तो ये जो हमारे पास डेल्टा यू होता है, इंटरनल एनर्जी को डिनोट करते हैं हम डेल्टा यू से, ये होता है बेटा डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू होता है। क्लियर? अच्छा, इट डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ ऑफ प्रोसेस, ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। ये जो इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू है बेटा, ये केवल किस पे डिपेंड कर रही है? इनिशियल और फाइनल स्टेट पर, मतलब फर्स्ट और सेकंड पर। ये पाथ पर डिपेंड नहीं कर रही है कि आप किस पाथ से गए, उससे कोई मतलब नहीं। ये हमेशा क्या होती है? हमारे पास इक्वल होती है। बट डेल्टा क्यू एंड डेल्टा डब्ल्यू डिपेंड्स ऑन पाथ। ये तो हमें पता ही है कि डेल्टा क्यू और डेल्टा डब्ल्यू जो है वो पाथ पर डिपेंड कर रहे हैं। तो इंटरनल एनर्जी हमें समझ में आ गई, ये हमारी इंटरनल एनर्जी मिली। और यहीं से हमारा क्या बना बेटा? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इसमें क्या था बेटा? According to this law, total heat supplied to the system is partially used to increase its internal energy and partially for the work done. तो यहां से ऐसा समझा गया बेटा कि जब किसी सिस्टम को आप हीट देते हो, तो ऐसा नहीं कि सिस्टम उस हीट को लेकर सबका सब सारा का सारा वर्क कर देता है। ऐसा नहीं होता है। सिस्टम क्या करता है? उस हीट में से कुछ पार्ट इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में यूज करता है और उसका कुछ पार्ट हमारे पास वर्क करने के अंदर यूज करता है। तो ये हमारे पास क्या होती है? बेसिक प्रोसेस होती है थर्मोडायनेमिक्स की, जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहलाता है कि अगर आपकी सिस्टम को
को अगर हीट देते हैं तो वो सारा का सारा वर्क नहीं करेगा, कुछ अपनी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में भी यूज कर लेगा। दैट इज नोन एज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इसका स्टेटमेंट यहां से बनता है बेटा, अगर मैं डेल्टा क्यू निकालू तो आता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। मतलब आपने जितनी भी हीट दी, कुछ हीट इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगी और कुछ हीट से वो क्या करेगा, वर्क करेगा। ये जो अपने पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है सभी जगह वैलिड है। जितनी भी प्रोसेस है नेचर के अंदर, साइक्लिक, क्वासी स्टैटिक, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, जो भी प्रोसेस है सभी के अंदर ये हमारे पास वैलिड होता है। साथ में कोई से भी मटेरियल हो, सॉलिड, लिक्विड, गैस, सभी के लिए अपने पास वैलिड रहता है। ठीक है, साथ में ये किसके ऊपर बेस्ड होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्यों बेटा, क्योंकि ये कहता है कि जितनी हीट हमने यहाँ दी, मान लीजिए 10 जूल यहाँ है, 2 जूल यहाँ है, 8 जूल यहाँ है, तो हमारे पास एनर्जी तो क्या रहती है, हमारे पास कंजर्व रहती है, कोई एनर्जी हमारी लॉस्ट नहीं होती है। और साथ में इस फर्स्ट लॉ से ही हमारे इंटरनल एनर्जी का कंसेप्ट भी आता है। क्लियर, फर्स्ट लॉ नहीं होता तो हमें इंटरनल एनर्जी के बारे में नहीं पता चलता। तो जो हम डेल्टा यू अभी केटीजी के लास्ट में पढ़कर आ रहे थे, ये वही डेल्टा यू की यहाँ पर बात हो रही है। अब डेल्टा क्यू एंड डेल्टा डब्ल्यू आर पार्ट डिपेंडेंट, ये हमें पता है कि हमने जब फर्स्ट पार्ट से गए थे तो डेल्टा क्यू और डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यूज अलग लगाई थी, बट इन दोनों का डिफरेंस हमारा सेम आया था। तो हम ये कहेंगे कि डेल्टा यू जो है वो पार्ट पर डिपेंड नहीं करता, वो केवल किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल स्टेट पर। ध्यान रहे बेटा, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स बनते हैं, काफी सारे अपन क्वेश्चन इसके ऊपर करेंगे। तो क्वेश्चन करते वक्त एक गलती ना कर दे आप कि ये तीनों सेम ही यूनिट में होने चाहिए। मतलब जनरली क्या होता है, हम डेल्टा क्यू को कैलोरी में लेते हैं, बट ध्यान रखिए अगर आपने इसको कैलोरी में लिया तो आप इन दोनों को भी कैलोरी में लीजिए, अगर आपने इन दोनों को जूल में लिया तो इसको भी जूल में लीजिए। मतलब सभी को आपको सेम यूनिट के अंदर लेना पड़ेगा। आगे बढ़ते बेटा, इंटरनल एनर्जी का एक्सप्रेशन निकालते हैं। हमें ये तो समझ में आ गया कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है, बट इंटरनल एनर्जी हमने कहा भाई पाथ पर डिपेंड नहीं करती है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये हमेशा हमारे पास इसके साथ एक कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पर बनी रहती है। अब मान लीजिए बेटा, आपने कोई एक ऐसी प्रोसेस ले ली जिसके अंदर वॉल्यूम क्या रह रहा है, कांस्टेंट। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रह रहा है तो बेटा डेल्टा वी जीरो होगा। अगर डेल्टा वी जीरो है तो डेल्टा डब्ल्यू जीरो होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि वर्क का फॉर्मूला होता है पी डेल्टा वी। अब अगर हमारा डेल्टा डब्ल्यू जीरो है तो बाई फर्स्ट लॉ हम यूं कह सकते हैं बेटा डेल्टा क्यू और डेल्टा डब्ल्यू क्या हो गए, बराबर हो गए। तो यहां से आप जानते हैं कि डेल्टा क्यू और डेल्टा डब्ल्यू बराबर हो गए। क्या डेल्टा क्यू को मैं म्यू सीवी डेल्टा टी लिखूंगा? अच्छा, म्यू सीवी डेल्टा टी क्यों लिखा मैंने, क्योंकि मैं यहाँ किसकी बात कर रहा हूँ बेटा, कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि मेरा यहाँ वॉल्यूम क्या रह रहा है, कांस्टेंट रह रहा है ना। डेल्टा वी को जीरो किया मतलब क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम। ये मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ। डेल्टा क्यू क्या होता था बेटा, मोलर स्पेसिफिक हीट, याद करो। तो ये वहां से मैंने फॉर्मूला लिखा था, केटीजी में भी समझाया था। जो डेल्टा क्यू कितना हुआ बेटा, म्यू सीवी डेल्टा टी, और यही किसके इक्वल हो गया, डेल्टा यू के। अब म्यू इंटू सीवी, डेल्टा टी को क्या लिख दिया, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। वैलिड एवरीवेयर, ये सभी जगह वैलिड है बेटा। कोई सी भी प्रोसेस हो, कैसी भी प्रोसेस हो, कांस्टेंट प्रेशर हो, कांस्टेंट वॉल्यूम हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डेल्टा यू केवल किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पर। तो आप ये फॉर्मूले को जहां चाहे, जहां आपकी मर्जी, सब जगह लगा सकते हैं। याद कर लीजिएगा मेरी ये बात, गोल्डन वर्ड से ये, कि इस फॉर्मूले को आप जहां चाहे, जहां आपकी मर्जी, वहां लगा सकते हैं। कोई मतलब नहीं कैसी प्रोसेस है, कोई क्वेश्चन हो, कैसा भी हो, जहां मर्जी हो आप ये फॉर्मूला वहां पर लगा लें। कभी कभी क्या होता है बेटा, आपको टी फाइनल टी इनिशियल नहीं पता होता है, तो हम आइडियल गैस इक्वेशन जानते हैं, पीवी बराबर क्या होती है, म्यू आर टी। अगर मैं यहाँ से म्यू टी की वैल्यू लिखता हूं तो क्या आ जाएगी बेटा पीवी अपॉन आर। तो यहां से हमारे पास इसको हम पीवी अपॉन आर भी लिख देंगे। तो डेल्टा यू का एक फॉर्मूला और होता है, CV अपॉन आर, पी फाइनल बी फाइनल माइनस पी इनिशियल बी इनिशियल। आप इस म्यू को अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो म्यू को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो एक म्यू टीएफ बनेगा, उसको मैंने लिख दिया पी फाइनल बी फाइनल अपॉन आर, आर को कॉमन ले गया तो ये फॉर्मूला हमारा बन गया। तो इस पूरी स्लाइड में बेटा 3 फॉर्मूले मेन है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आएगा और इन दोनों के ऊपर न्यूमेरिकल आएगा, जो अपन अब अगली स्लाइड के अंदर करेंगे। क्लियर, चलिए न्यूमेरिकल पोर्शन पर। तो कुल मिला के आपको न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए क्या याद रखना पड़ेगा, सबसे पहली बात, जब भी आपको ग्राफ के थ्रू वर्क पूछा जाएगा तो आप उसका एरिया निकाल लें। दूसरी बात, अगर आपको हीट या फिर इंटरनल एनर्जी पूछी जाती है तो आपको इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला तो मैंने बताया था, डेल्टा क्यू डेल्टा यू बराबर क्या होता है बेटा, म्यू सीवी डेल्टा टी। अगर आपको टी नहीं पता है तो आप उसको P1 V1 के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। और डेल्टा क्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे बेटा, फर्स्ट लॉ का यूज कर लेंगे। क्लियर, डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पहला। फॉर द गिवन डायग्राम फाइंड फर्स्ट टोटल वर्क, सेकंड टोटल हीट। तो सबसे पहले आप बेटा देखिए, यहां जो आपको डायग्राम दिख रहा है एक्स वाई जेड पीवी डायग्राम आपको दिया है, आप देख पा रहे हैं ये कैसी प्रोसेस है बेटा, साइक्लिक प्रोसेस है। और साइक्लिक प्रोसेस के लिए मैंने आपको कहा था कि एरिया निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जो भी अपना क्लोज्ड पोर्शन है उसका एरिया आप वहां पर ले ले। तो ये मैंने शेडिड पोर्शन जो यहाँ बनाया है, आपको इसका एरिया यहाँ पर निकालना पड़ेगा।
और आप देख पा लेंगे जो शेडेड पोर्शन है ये क्या है, एक ट्राइंगल है, तो वर्क हमारा किसके बराबर हो गया बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल के इक्वल। तो वर्क इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बेटा, ट्राइंगल का एरिया सब जानते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ बेस अगर आप चेक करते हो तो ये v है, ये 3v है, तो बेस कितना आएगा बेटा 2v। और अगर आप हाइट की बात करते हो तो ये p है, ये 2p है, तो हाइट हमारे पास कितनी हो गई p। आप एरिया निकालेंगे कितना मिल गया आपको pv। बट एक बात ध्यान रखना बेटा, आंसर pv टिक मत कर देना, क्योंकि आप सर्कल को देखिए, क्या ये हमारे पास एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का साइक्लिक प्रोसेस है, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर वर्क क्या बनेगा हमारा, नेगेटिव। तो आपका फाइनल आंसर आएगा w बराबर माइनस pv। समझ गए बात को बेटा, माइनस क्यों आया, क्योंकि हमारा वर्क नेगेटिव है, इसलिए क्योंकि हमारे पास जो साइक्लिक प्रोसेस है वो कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की साइक्लिक प्रोसेस है। आगे बढ़ते बेटा, क्योंकि ये साइक्लिक प्रोसेस है तो इसके लिए इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या हो गई, सेम। और जब इनिशियल और फाइनल स्टेट ही सेम है तो इसका मतलब डेल्टा यू कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि डेल्टा यू केवल किस पे डिपेंड करता है बेटा, फाइनल टेम्परेचर पर। तो फाइनल टेम्परेचर देखो, क्या इसका फाइनल और इनिशियल टेम्परेचर बराबर ही होगा ना, तो टी फाइनल माइनस टी इनिशियल करोगे तो 0 आया, तो डेल्टा यू हमें कितना मिल गया, 0। अब फर्स्ट लो लगाते हैं, डेल्टा क्यू किसके बराबर होगा, डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अब डेल्टा यू तो 0 हो गया, तो हमारा डेल्टा क्यू कितना आ गया बेटा यहाँ से, माइनस पीवी। अगर आपको क्वेश्चन पूछता है कि बताओ हीट एब्जॉर्ब हुई या रिलीज, तो आंसर क्या आएगा बेटा, रिलीज, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हीट नेगेटिव आती है तो सिस्टम ने हीट लॉस कर दी या सिस्टम ने हीट हमें दे दी, तो इसलिए आंसर क्या आएगा, हीट रिलीज। कंप्लीट बात बेटा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉर द गिवन ग्राफ फाइंड आउट द वर्क डन। आपको इस ग्राफ का वर्क डन फाइंड आउट करना है। अगेन आप देख पा रहे हैं एक साइक्लिक प्रोसेस है ये, और अगेन जो ये हमारा सर्कल है आप देख पा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है। अब सबसे पहली बात ये होगी, ये 10 मीटर क्यूब है, ये 20 मीटर क्यूब है, ये 5 पास्कल है और ये 20 पास्कल है। तो आप सब लोग सोच रहे होंगे बेटा ये एक सर्कल है, आपको लग रहा होगा बेटा कि एरिया निकालना है, मतलब ये एरिया तो हमारा सर्कल बनेगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए बेटा, आपको इस पोर्शन का एरिया निकालना है जो मैं यहाँ पर शेडेड कर रहा हूं। अब एक चीज ध्यान रखिए बेटा, ये सर्कल नहीं है, ये सर्कल नहीं है। एक्चुअली आपको दिखने में सर्कल लग रहा है, बट ये क्या है, एलिप्स है। अब वो आप कहेंगे सर ये आपको कैसे पता चला, ध्यान से देखो, क्या ये डिस्टेंस 10 बन रही है और ये डिस्टेंस बेटा 15 बन रही है। अब आप कहेंगे सर ठीक है चलो ये 10 है ये 15 है, मान लो कभी कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया ये भी 10 हो गया, तो भी नहीं है बेटा, क्योंकि ये वॉल्यूम है, ये मीटर क्यूब के अंदर है, और ये क्या है बेटा, पास्कल है, ये पास्कल के अंदर है। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो सर्कल नहीं बनता, वो क्या बनता है, एलिप्स बनता है। तो हम ऐसा लिखेंगे बेटा, एरिया ऑफ एलिप्स, ठीक है। और एलिप्स का एरिया मैं आपको बता देता हूं, वो होता है बेटा पाई इंटू ए बी। क्या आप लोग एक बात समझते हैं, ए बी और अपने ए और बी क्या होते हैं, इसको कहते हैं बेटा बी और इसको कहते हैं बेटा ए, ठीक है ना। एक एलिप्स के लिए जो ये हमारे पास ये पूरा जो होता है बेटा, ये सेमी, ये मेजर एक्सिस कहलाता है, और ए जो होता है वो सेमी मेजर एक्सिस होता है। ये पूरा बी कहलाता है बेटा, 2 बी कहलाता है, और ये हमारे पास क्या होता है, माइनर एक्सिस, उसको हम क्या बोलते हैं, बी बोलते हैं। तो आप ध्यान से देखिए बेटा, इस क्वेश्चन के अंदर ए की वैल्यू निकालते हैं। क्या ये पूरा जो है हमारा 10 मीटर क्यूब है, तो 10 मीटर क्यूब का हाफ कर दो तो ये आपको कितना मिल जाएगा, 5 मीटर क्यूब। फिर हम बेटा बी निकालते हैं, तो ये पूरा कितना है बेटा, 15 पास्कल है, तो 15 पास्कल का हाफ कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर 15/2 पास्कल। ये हमारे को क्या मिल गया, बी मिल गया। अब आपको एरिया निकालना है, तो आपका जो एरिया होगा वो हमारे पास कितना आ जाएगा, पाई इंटू ए बी। तो पाई इंटू ए बी कर देते बेटा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 75/पाई अपॉन 2 जूल, ये आपका आंसर बनेगा। बट अगेन आप डायरेक्शन देखिए, इसकी कैसी डायरेक्शन है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर ये हमारा किसके अंदर आएगा, नेगेटिव के अंदर आने लगेगा। कंप्लीट है बात बेटा। तो इस तरह से साइक्लिक प्रोसेस का क्वेश्चन हमें करना होता है। अगर इसी क्वेश्चन में फिर से वो भी पूछ लिया था हीट बताओ, तो अगेन आप हीट के लिए भी क्या करते बेटा, डेल्टा यू को तो 0 कर देते और डेल्टा क्यू डेल्टा डब्ल्यू के बराबर हो जाता। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉर द गिवन ग्राफ फाइंड आउट द टोटल वर्क डन, ठीक है। आपको इस ग्राफ का वर्क डन निकालना है, तो बड़ा आसान है बेटा, यहां से यहां जा रही प्रोसेस, उसके नीचे का एरिया ले लो। बट गलत हो जाएगा बेटा, मैंने आपको कहा था, ध्यान दीजिए, ये पी इधर है और वी इधर है, उल्टा हो गया। और जब इस तरह की शेप बनेगी तो आपको जो एरिया निकालना है बेटा, ये मैं शेडेड पोर्शन जो बना रहा हूं, इसका एरिया आपको निकालना है, ठीक है। ये जो अपन ने यहाँ पर शेडेड पोर्शन बनाया, आपको इसका एरिया यहाँ पर फाइंड आउट करना पड़ेगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी में इस पोर्शन का एरिया निकाल देते हैं। बट बेटा ध्यान रहे, जब आपको पीवी ग्राफ दिया हो तब इसका निकालना होता। अगर ये वी इधर है तो हमेशा आपका जो ग्राफ का बेस है वो किसको टच करता हुआ आएगा, वी को टच करता हुआ आता है। क्लियर। तो हमें इस पोर्शन का एरिया निकालना है, तो हम यहाँ पर निकाल लेते हैं बेटा। देखो यहाँ से जो एरिया बनेगा
वो एरिया कितना बनेगा बेटा, हाफ इंटू, क्या सभी को ये बात पता चल रही है कि ये जो शेप बन रही है ये एक ट्रेपेजियम की शेप बन रही है बेटा, और एक ट्रेपेजियम के अंदर एरिया जो होता है वो क्या होता है बेटा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड। क्या एक पैरेलल साइड ये है और दूसरी ये है, क्या ये साइड P की है और ये वाली साइड 5P है, तो ये आ जाएगा हाफ इंटू P प्लस 5P इंटू हाइट। अच्छा हाइट देखते हैं बेटा इसकी, क्या हाइट इसकी ये कहलाएगी, तो हाइट इसकी आ जाएगी बेटा 2V, तो ये बन जाएगा हाफ इंटू 6P इंटू 2V, सो आपका आंसर बनेगा PV। ये आपका क्या आ गया बेटा, वर्क आ गया। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या थी, ठीक है, सॉरी यहां से हमारे पास बनेगा ये 6PV। इंपॉर्टेंट बात क्या थी बेटा यहाँ पर, यह इंपॉर्टेंट बात थी कि आपको एक चीज ध्यान रखनी है, इधर वाले का एरिया ना लेना है, इधर का लेना है, जिधर V होता है उधर का। अगर ये ग्राफ ऐसा होता कि V यहां होता और P यहां होता, तो ऐसी कंडीशन के अंदर फिर उस कंडीशन में हमारा आंसर कुछ अलग आता। जैसे मान लीजिए अगर मैं यही ग्राफ ऐसे ले लेता, ये V इधर, ये P इधर, और ये लाइन हमारे पास यहाँ पर, ये लाइन हमारी V बन रही है, ये हमारी लाइन हमारी 5V बन रही है, ये लाइन हमारी P है और ये लाइन हमारी 3P है। तो हम इस वाले पोर्शन का एरिया निकालते हैं, और इसका जो एरिया आता है आपका, आप सोल्व करके देखिए, ये एरिया आपको मिलेगा बेटा, सम ऑफ पैरेलल साइड्स में 4P आएगा, 4P का हाफ करेंगे तो 2P, और ये एरिया आपको मिलेगा 8PV। क्लियर? तो ये ध्यान रखिए बेटा, दोनों का आंसर अलग अलग आता है। हमारा एक्चुअल क्वेश्चन ये था, इसका आंसर हमारा 6PV आएगा, तो इस बात का ध्यान रखिए, अगर आपने गलत एरिया ले लिया तो फिर आपका आंसर गलत आएगा। क्लियर? चलो की तरफ आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा क्या क्वेश्चन है हमारे पास। For the given diagram, total work is -100 joule and work done during path AB is 70 joule. Then find out the work done during path BC. हमारे पास क्वेश्चन में टोटल वर्क दिया हुआ है और एक सिंगल लाइन का वर्क और दिया हुआ है और एक बची हुई लाइन का हमें वर्क यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले बेटा एक बात समझिए, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ जो ये टोटल वर्क है, ये वर्क ऑफ AB प्लस वर्क ऑफ BC प्लस वर्क CA होगा? आप समझ पा रहे हैं, पहले पाथ A से B पे गई, फिर B से C पे गया, फिर C से A पर आया। बट एक बात देखिए बेटा, C से लेकर A के अंदर, C से लेकर A के अंदर जो हमारा वॉल्यूम है, वो वॉल्यूम क्या रह रहा है बेटा, कांस्टेंट रह रहा है। और जब वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसका मतलब डेल्टा V कितना होगा बेटा, 0, और डेल्टा V 0 होने के कारण CA पाथ का वर्क डन भी कितना हो गया हमारा, 0 हो गया। तो अब हमारे पास जब CA पाथ का वर्क डन 0 हो गया, तो बचा कौन, केवल AB और BC। तो टोटल वर्क डन हो जाएगा AB प्लस BC। AB का वर्क, टोटल वर्क डन दिया है -700 जूल, और ये हमें दिया हुआ है 70 जूल प्लस वर्क डन ऑफ BC। इसको उधर भेजोगे तो हमारे पास BC का वर्क डन अगर आप निकालना चाहते हैं, माइनस का 170 जूल आ जाएगा। क्लियर? तो जब भी इस तरह का आपको क्वेश्चन आए तो आपको इस वाले प्रोसेस से करना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। For the given graph, find total work, heat and change in internal energy. If initial internal energy is PV, find final internal energy given monoatomic gas with number of moles 2. ठीक है, आपको एक डायग्राम दिया हुआ है बेटा, मोनोएटॉमिक गैस के लिए नंबर ऑफ मोल्स दिए 2, और सभी चीजें आपको निकालनी है, मतलब वही हीट, चेंज इन एनर्जी और वर्क। तो सबसे पहले आप जानते हैं बेटा, इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या सोल्व करेंगे, वर्क सोल्व करेंगे। और वर्क बेटा किसके बराबर होता है बेटा, एरिया के बराबर। अगेन आप देख पा रहे हैं ये एक ट्रेपेजियम है, और ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। क्या इसकी एक पैरेलल साइड बेटा ये है, इसकी लेंथ कितनी है P, दूसरी पैरेलल साइड बेटा ये है, इसकी लेंथ कितनी है 5P। तो हाफ इंटू P प्लस 5P इंटू, अब देखिए आगे बेटा क्या हो जाएगा, दोनों पैरेलल साइड के बीच का गैप कितना हो रहा है बेटा, 10V माइनस 5V। तो ये आ जाएगा 10V माइनस 5V। ये आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ये हमें मिल जाएगा बेटा 15PV। तो हमारे को सबसे पहले तो क्या मिल गया, वर्क मिल गया। क्लियर? अब वर्क के बाद हम चलते हैं बेटा चेंज इन इंटरनल एनर्जी पर, डेल्टा U, जिसका फॉर्मूला होता है न्यू CV डेल्टा T। और अब हम जानते हैं बेटा इस क्वेश्चन में कहीं टेम्परेचर नहीं है, तो हम इसको किसमें कन्वर्ट कर लेंगे, अपने प्रेशर वाली इक्वेशन में। तो ये हमारे पास बन जाएगा CV अपॉन R इंटू P2V2 माइनस P1V1। ये फॉर्मूला आपको मैंने बताया था जब मैंने इस तरह से बताया था आइडियल केस इक्वेशन के लिए। अब केवल आप इसके अंदर क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर दीजिए बेटा। तो वैल्यूज में CV हमारे पास कितना है, 3/2 R है, डिवाइडेड बाई R, क्योंकि CV मोनोएटॉमिक गैस के लिए कितना होता है 3/2 R, इंटू P2V2। अच्छा बेटा ये फाइनल पोजीशन मानी जाएगी हमारी, तो फाइनल पोजीशन पे P2V2 निकालोगे तो कितना आएगा 10PV माइनस इनिशियल पोजीशन पे P1V1 निकालोगे तो कितना आएगा बेटा 25PV। तो ये यहां से कितना बन गया, देखो R से R कट गया बेटा, 10 माइनस 25, माइनस का 15 बचेगा, मल्टीप्लाई हुआ तो ये हमारे पास आ गया माइनस का
45/2 PV। ये हमें क्या मिल गई इसकी इंटरनल एनर्जी। अब हम फर्स्ट लॉ में चलते हैं, तो डेल्टा क्यू किसके बराबर होता है बेटा, डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू के। तो डेल्टा क्यू विल बी इक्वल्स टू माइनस का 45/2 पीवी प्लस 15 पीवी। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको डेल्टा क्यू मिल जाएगा माइनस का 15/2 पीवी। ये आपका आंसर यहां पर बन गया। कंप्लीट बात बेटा। अब एक चीज और इसके अंदर यहां पूछी है, और वो चीज ऐसे पूछी है कि अगर इनिशियल इंटरनल एनर्जी इतनी है तो फाइनल निकालो। आप एक बात समझिए बेटा, जो ये डेल्टा यू होता है इसको हम लिखते हैं यू इनिशियल यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, और आपका जो डेल्टा यू आया है वो आया है माइनस का 40/2 इंटू पीवी इज इक्वल्स टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल की वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितनी दी है बेटा, पीवी दी है। तो अब अगर हम यहाँ पर फाइनल की बात करें तो यू फाइनल मुझे मिलेगा माइनस का 45/2 पीवी प्लस का पीवी। क्लियर, ये हमारे को यहाँ पर मिलने वाला है। कंप्लीट बात बेटा। तो अब यहां से देखिए, अगर आप इसका एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेकर इसको सॉल्व करेंगे तो हमें ये आंसर मिल जाएगा माइनस का 43/2 पीवी। ये हमारे पास फाइनल इंटरनल एनर्जी आ जाएगी। क्लियर बात। चलिए बढ़ते, ध्यान से देखिए क्या क्वेश्चन है। फॉर द गिवन फिगर हीट गिवन टू द सिस्टम इज 60 जूल ड्यूरिंग पाथ एसीबी एंड 30 जूल ऑफ वर्क इज डन। क्वेश्चन ऐसा कह रहा है कि जब हम ए से लेकर बी पर जाते हैं सी पाथ के थ्रू, तो उस कंडीशन में हम उसको कितनी जूल एनर्जी देते हैं, 60 जूल, और वो वर्क कितना करता है, 30 जूल। अब हमें पूछा जा रहा है फाइंड द वर्क डन इन पाथ एडीबी। अगर हम एडीबी से जाएं तो हमें कितना वर्क डन यहां पर करना पड़ेगा, ये अब हमसे यहां पर पूछा जा रहा है। क्लियर, तो ध्यान से देखिएगा बेटा, क्या हम इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बेटा पाथ एसीबी की। अगर मैं एसीबी पाथ की बात करूं तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, इसमें जो डेल्टा यू होगा वो डेल्टा यू होगा डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। तो हमें जो डेल्टा यू मिलेगा, डेल्टा क्यू क्वेश्चन में 60 दिया और वर्क डन 30 दिया है, तो हमें डेल्टा यू कितना मिल गया बेटा, 30 जूल मिल गया। क्लियर। अब हम चलते हैं बेटा किसके ऊपर, पाथ एडीबी के ऊपर। अगर मैं पाथ एडीबी की बात करूं तो क्वेश्चन ने हमें कहा है कि हमें इसका वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन जो होगा वो बेटा डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा यू होगा। हमें जो डेल्टा क्यू अब दिया हुआ है वो कितना दिया है बेटा, 40 जूल दिया है, माइनस, अब ध्यान रखिए बेटा, अब आप कहेंगे कि सर इसका डेल्टा क्यू क्या है, तो इसका डेल्टा क्यू 30 ही आएगा, तो आंसर बनेगा 10 जूल। क्योंकि बेटा हमने जो यहाँ डेल्टा यू निकाला है, ठीक है, ये डेल्टा यू आया है हमारे पास ए बी के लिए, और ये ही डेल्टा यू हम यहाँ पर भी यूज कर लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारा डेल्टा यू है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। आप चाहे एसीबी से होकर जाएं या एडीबी से होकर जाएं या कोई और पाथ से चले जाएं, आप ए से अगर बी पर जा रहे हैं तो अब आपका डेल्टा यू क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, हमेशा कितना आएगा, 30 जूल ही आएगा। यही इसका बेसिक कंसेप्ट है। तो यही क्वेश्चन हमने इसीलिए लिया था यहाँ पर कि हम आप इस बात को समझ पाए कि अगर आपने किसी पाथ का अगर डेल्टा यू निकाल लिया है तो उस पाथ में आप किसी भी तरह से जाएं, आपको हमेशा डेल्टा यू उतना ही रखना है। तो हमारा पहला पार्ट यहाँ पर सॉल्व हो गया। दूसरा पार्ट क्या कहा है, इफ प्रोसेस इज टेकन फ्रॉम बी टू ए। अगर हम बी टू ए आए, मतलब उल्टा आ रहे हैं, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क इज 20 जूल, देन फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट। तो अब बेटा देखिए, अगर मैं बी ए प्रोसेस की बात करूं तो बी ए के अंदर जो डेल्टा डब्ल्यू होगा बेटा वो -20 जूल आएगा। क्यों जैसा आएगा बेटा, क्योंकि हम देख पा रहे हैं बी ए इज लेस देन वी बी। जब आप बी से ए आ रहे हैं बेटा, तो आप ध्यान से देखिए, बी से ए आते वक्त वॉल्यूम क्या हो रहा है बेटा, डिक्रीज हो रहा है, और जब वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो वर्क डन कैसा होता है बेटा, नेगेटिव। और आप यहां से भी देखिए, इस क्वेश्चन में लिखा है मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क इज 20 जूल, तो आप ध्यान रखें यहां आपको वर्क कैसा लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा। अब एक बात समझिए बेटा, अगर डेल्टा यू ऑफ ए बी जो की बात करें तो वो कितनी बेटा, 30 जूल। इसका मतलब होता है कि ये वाली वैल्यू है यू ए माइनस यू बी। अगर मैं बात करूं डेल्टा यू ऑफ बी ए तो वो आएगा बेटा -30 जूल, क्योंकि उसका मतलब होगा यू बी माइनस यू ए। तो एक चीज ध्यान रखें हमेशा, जो हमने यू ए बी की बात करी तो यहां पर, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, यहां पर बनेगा हमारा यू बी माइनस यू ए, फाइनल माइनस इनिशियल। और ऐसी कंडीशन में यहां पर अगर हम बात करेंगे तो ये होगा यू ए माइनस यू बी। क्लियर।
तो क्योंकि इसकी वैल्यू 30 जूल है और ये उसका उल्टा है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, माइनस का 30 जूल हो जाएगी। अब देखिए आपके पास डेल्टा डब्ल्यू भी है और डेल्टा यू भी है, और आपको क्या निकालना है, डेल्टा क्यू। तो डेल्टा क्यू कितना हो जाएगा बेटा, डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा यू की वैल्यू है आपके पास माइनस का 30, डेल्टा डब्ल्यू आपका माइनस का 20, तो आंसर आ जाएगा आपका माइनस का 50 जूल। तो इस तरह से बेटा इन तरह के क्वेश्चनों के अंदर एक चीज ध्यान रखिएगा, आप पहले किसी भी एक सिंगल पाथ से जाएंगे, वहां से आपको जो डेल्टा यू मिलेगा अब पूरे क्वेश्चन में वो वही यूज होगा। अगर आपने इनिशियल फाइनल पॉइंट को इंटरचेंज कर दिया जैसा मैंने बीए पाथ में किया था, तो आपको डेल्टा यू को माइनस में लेना पड़ेगा। अब इन क्वेश्चनों में हो सकता है आपको वो ऐसे कह दे आगे कि भाई बताओ अगर बी की वैल्यू, अगर यूबी की वैल्यू 10 जूल है तो यूए निकालो, या फिर यूए की वैल्यू इतनी है तो यूबी निकालो, तो वो भी हम यहां से आगे सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा। इफ 100 ग्राम ऑफ वाटर इज कन्वर्टेड इनटू स्टीम एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 10 to the power 8 पास्कल, वॉल्यूम ऑफ स्टीम इज 3 into 10 to the power -4 मीटर क्यूब, फाइंड आउट चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब एक बात समझिए बेटा, हमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना है तो वो होता है डेल्टा यू बराबर डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। तो मुझे क्यू भी चाहिए और डब्ल्यू भी चाहिए। अब एक बात समझिए बेटा, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए क्या हमें डेल्टा यू में ये फॉर्मूला लगाना पड़ता है, फेज चेंज वाला फॉर्मूला, ये हम हीट एंड कैलोरीमेट्री में पढ़कर आए। तो डेल्टा क्यू बराबर होगा एमएलवी। अब मास की बात करूं तो 100 ग्राम है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन आप जानते हैं 540 है, तो ये किसमें आ गया, कैलोरी के अंदर। और अब हम जानते हैं हम क्वेश्चन क्योंकि जूल में करेंगे, तो हमने कैलोरी को किसमें कन्वर्ट कर लिया, जूल में। कन्वर्ट करने के लिए हमने 4.2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमें मिला 2.2 इंटू 10 to the power 5 जूल मिल गया। अब एक बात समझिए, क्या वॉल्यूम ऑफ वाटर होगा बेटा मास अपॉन डेंसिटी? तो मास कितना दिया है 0.1, 100 ग्राम को मैंने किलोग्राम में लिखा तो 0.1 हो गया, डिवाइड बाय वाटर की डेंसिटी आप जानते हैं 10 to the power 3 होती है, तो ये बन गया बेटा 1 into 10 to the power -4 मीटर क्यूब। अब हम वर्क निकालते हैं। मैंने आपको बताया था वर्क का फॉर्मूला होता है P इंटू डेल्टा वी। प्रेशर कांस्टेंट है 10 to the power 8 डेल्टा वी। क्या फाइनली ये स्टीम में कन्वर्ट हो गया, और हम क्या लिखते हैं फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनली स्टीम में कन्वर्ट हो गया, तो स्टीम का वॉल्यूम कितना है 3 into 10 to the power -4 माइनस वाटर का हमारे पास शुरुआत में था 1 into 10 to the power -4, तो ये 10 to the power -4 बाहर कॉमन आया, तो यहां बच गया केवल 10 to the power प्लस का 4, और 3 - 1 कितना हो गया 2, तो ये बन गया 2 into 10 to the power 4, जिसको मैंने लिख दिया 0.2 into 10 to the power 5 जूल। अब डेल्टा यू क्या होता है बेटा, डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू, तो ये डेल्टा यू मिल गया 2 into 10 to the power 5 जूल। आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आंसर आएगा। सेम क्वेश्चन अगर बेटा आपका आइस वाटर का हो तो आगे यहाँ क्या ले लेंगे, एमएलएफ ले लेंगे, और इसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो एक अलग स्पेशल टाइप के क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। काफी बार आपको क्या होता है क्वेश्चन के अंदर इस तरह का एक क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको कोई एक ग्राफ दिया होगा और आपको दूसरे ग्राफ बनाने होंगे, ठीक है। इसका यूज अपन तब भी करते हैं, मान लीजिए अब तक क्या हो रहा था बेटा, हम हर क्वेश्चन में पीवी डायग्राम ले रहे थे, तो पीवी डायग्राम का एरिया निकालने से हमें क्या मिल जाता है, वर्क मिल जाता है। बट अगर आपको पीवी डायग्राम के बजाय पीटी ग्राफ या फिर वीटी ग्राफ दे दे तो फिर आप वर्क डायरेक्टली नहीं निकाल पाएंगे। ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, उन ग्राफ से पहले पीवी डायग्राम बनाना पड़ेगा, फिर आप उसका एरिया निकालेंगे। एक तो इस तरह ये हेल्प करता है, और दूसरा क्या होता है बेटा, कभी कभी डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अगर ये आपका वीटी ग्राफ है या पीटी ग्राफ है तो बताओ पीवी डायग्राम क्या होगा। मतलब कुल मिला के ग्राफ का इंटर कन्वर्जन भी पूछा जाता है। तो इनके लिए एक सिंपल सी प्रोसेस है जो मैं आपको बता रहा हूं, बस आप उस मेथड को फॉलो करेंगे, आपका हर डायग्राम वहां पर बन जाएगा। जैसे मैंने यहाँ एक क्वेश्चन लिया है, फॉर द गिवन पीटी ग्राफ ड्रॉ द पीवी ग्राफ एंड वीटी ग्राफ। आपको इस ग्राफ के लिए पीटी और पीवी ग्राफ यहाँ पर बनाने हैं। क्लियर? अब आप क्या करो बेटा, एक एक प्रोसेस उठाओ। सबसे पहले आप आओ बेटा किस पर, एबी प्रोसेस पर, ठीक है। अगर मैं एबी प्रोसेस की बात करता हूं तो एबी प्रोसेस के अंदर सबसे पहले आप देख पा रहे हैं बेटा, प्रेशर जो है हमारा वो कैसा है, यहाँ पर कांस्टेंट है। दिख रहा है बेटा आपको, प्रेशर जो है वो यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है। अब सॉरी हमें पीटी ग्राफ दिया जी, हाँ प्रेशर जो है हमारा वो क्या है, कांस्टेंट है। अब मैं बात करता हूं बेटा टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर जो है बेटा हमारा यहाँ पर आप देख पा रहे हैं डायग्राम के अंदर डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग ये है बेटा क्योंकि अभी यहाँ पर ए से आप इधर जाओगे तो जीरो के करीब जा रहे हो, तो टेम्परेचर क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। अब मैं लगाता हूं बेटा आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी बराबर म्यू आर टी। क्लियर? अब आपका एक बात समझिए, P तो हमारा कांस्टेंट है और म्यू और R भी कांस्टेंट होते हैं, मतलब V प्रोपोर्शनल टू T होगा। क्योंकि हमारा T डिक्रीजिंग है तो बेटा V भी क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। इस तरह से मुझे मिल गया V जो है मेरा वो डिक्रीजिंग बनेगा। कंप्लीट ये बात बेटा।
अब आप आए डायग्राम के अंदर, सबसे पहले हम चल रहे हैं यहाँ पर पीवी ग्राफ के अंदर अगर बात करें तो ए बी प्रोसेस बना लेते हैं। क्लियर? तो मान लीजिए बेटा ये मेरा यहाँ पर ए पॉइंट है, ठीक है। अब देखो ग्राफ कैसे बनाऊंगा, ध्यान से देखना। सबसे पहले अगर मैं यहाँ बात करूं तो मैं इसमें इस ग्राफ के अंदर यहाँ पर P ले रहा हूं और यहाँ पर V ले रहा हूं। अब A से चलिए अपन, तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले P को क्या रखना है बेटा, कांस्टेंट। अच्छा, और V को क्या रखना है हमारे पास, डिक्रीजिंग। अब एक ऐसा ग्राफ बनाओ जिसमें P कांस्टेंट रहे और V डिक्रीज रहे और आप कहां पहुंच जाओ, B प्रोसेस पर पहुंच जाओ। तो इसका मतलब आपको ये ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा बेटा, समझ में आई बात। और हम कहां पहुंच गए बेटा, पॉइंट बी पर। देखो यहां पर ध्यान से, इस क्वेश्चन के अंदर समझ में आ रहा है बेटा, सबसे पहले ए से बी में प्रेशर कांस्टेंट है प्रेशर कांस्टेंट, और वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, तो वॉल्यूम अभी भी डिक्रीज हो रहा है। क्लियर? अब चलते बेटा वीटी ग्राफ बनाते हैं। तो वीटी ग्राफ के लिए जब आप लोगे तो यहां मैंने मान लिया कि ये मेरा क्या है, ए है, ठीक है। अब ए से बी पे जाना है, ए से बी पे जाना है, बट हमारा वॉल्यूम क्या होना चाहिए बेटा, डिक्रीज। और हमारा जो यहाँ पर टेम्परेचर है वो भी क्या होना चाहिए, डिक्रीज। तो यहां ध्यान से देखो, V प्रोपोर्शनल टू T है बेटा। अगर V प्रोपोर्शनल टू T है और दोनों को डिक्रीज होना है तो वो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। और हम पहुंच गए B पर। ध्यान से देखो बेटा, V भी डिक्रीज हो रहा है और T भी डिक्रीज हो रहा है। क्लियर? क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पर जो AB पाथ है इसके अंदर V प्रोपोर्शनल टू T है, तो हमारे पास कैसी लाइन बनेगी बेटा, स्ट्रेट लाइन बनेगी। और स्ट्रेट लाइन हम जानते हैं कुछ ऐसी बनेगी। क्लियर? तो आपको समझ में आया बेटा यहाँ पर ये दोनों चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। तो ये हमने ए बी के लिए किया, अब सेम काम हम कर रहे हैं बेटा किसके लिए, बीसी के लिए। अब अगर आप बीसी के अंदर देखते हैं तो बीसी में मैं देख पा रहा हूं यहाँ पर मेरा टी जो है टेम्परेचर वो क्या है बेटा, कॉन्स्टेंट है। टेम्परेचर जो है हमारा वो यहाँ पर कांस्टेंट है। अब टेम्परेचर तो कांस्टेंट हो गया बेटा, बट बी से सी आने में प्रेशर क्या हो रहा है मेरा, डिक्रीज हो रहा है। प्रेशर मेरा यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है। और अब मैं जानता हूं इक्वेशन होती है पीवी बराबर म्यू आर टी। अब टी तो कांस्टेंट है बेटा, तो इसका मतलब पीवी जो है वो पूरा ही क्या हो गया हमारा यहाँ पर कांस्टेंट। मतलब पी प्रोपोर्शनल टू 1/v हो गया। और मैं डायग्राम में बी से सी में देखता हूं तो क्योंकि मेरे बी से सी में टी डिक्रीज हो रहा है तो वी क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा। मतलब इस ग्राफ में वी हमारा इंक्रीज हुआ। क्लियर बेटा, समझ में आई बात? मैं फिर से समझा देता हूं। देखो बी से सी में आओगे तो टी क्या है हमारा, कांस्टेंट, बट पी क्या हो रहा है, डिक्रीज। दिख रहा है देखो आपको नीचे आता हुआ। अब पीवी बराबर म्यू आर टी में म्यू तो कांस्टेंट था ही, आर तो कांस्टेंट था ही, और टी भी कांस्टेंट हो गया, तो पीवी पूरा कांस्टेंट हो गया। ऐसे कंडीशन में पी प्रोपोर्शनल टू 1/v हो गया। अब डायग्राम में दिख रहा है बेटा कि हमारा पी क्या हो रहा है, डिक्रीज। अगर पी डिक्रीज हो रहा है तो वी क्या होगा, इंक्रीज। चलिए ग्राफ में अब ग्राफ बनाते। देखो सबसे पहले बी से सी जाना है, पीटी ग्राफ में चलता हूं। टी को क्या करना पड़ेगा बेटा, डिक्रीज, और टी को क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट। ऐसे बनाओ कि आपका पी जो है, ठीक है ना बेटा, पी जो है वो डिक्रीज हो और वी क्या हो, इंक्रीज। सोचो बेटा कैसे बन सकता है, पी को डिक्रीज वी को इंक्रीज। बट एक और चीज समझना, यहाँ पी प्रोपोर्शनल टू 1/v है। अगर मैं यहाँ लिखूं बेटा बीसी के अंदर पी प्रोपोर्शनल टू 1/v है, आप बच्चों को याद होगा बेसिक मैथ्स में सर ने बताया होगा ये ग्राफ कैसा बनता है, हाइपरबोला का ग्राफ बनता है। तो हाइपरबोला का ग्राफ आप जानते हैं कुछ इस तरीके से हमारा बनेगा। और हम बी से बेटा कहां पर आ गए, सी पर आ गए यहाँ पर। ठीक है, बी से हम कहां पहुंच गए बेटा, सी के ऊपर। क्लियर? देख लो आप बी से सी के अंदर, बी से सी में बेटा हमारा क्या होना चाहिए, प्रेशर डिक्रीज। तो देखो बी से सी में प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। और वॉल्यूम क्या होना चाहिए, इंक्रीज। तो देखो वॉल्यूम हमारा राइट में बढ़ रहा है तो इंक्रीज हो रहा है। समझ गए बेटा ग्राफ आप? चलो अब आते हैं हम वीटी ग्राफ में। अच्छा देखो ध्यान से, यहाँ पर वॉल्यूम के लिए क्या करना है, वॉल्यूम को तो बढ़ाना है और टेम्परेचर को कांस्टेंट। वॉल्यूम बढ़ाते हुए टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हुए क्या ग्राफ मेरा ऐसे बनेगा बच्चों। तो ये समझ में आया? देखो बी से सी के अंदर वॉल्यूम को मुझे क्या रखना था बेटा, कांस्टेंट। तो ठीक है, तो वॉल्यूम को मैं को रखना था, सॉरी यहाँ पर हमारा बी से लेकर सी के अंदर अगर हम बात कर रहे हैं तो हमने V को इंक्रीज करना है, T को कांस्टेंट रखना है। V को इंक्रीज करना है, T को कांस्टेंट रखना है। तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, पहले हमने उल्टा कर दिया था, हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट रख दिया था, बट हम यहाँ से देखें तो हमें वॉल्यूम को इंक्रीज रखना है और टेम्परेचर को कांस्टेंट। तो टेम्परेचर कांस्टेंट, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। क्लियर?
चलिए अब हम चल रहे हैं बेटा कहां पर, लास्ट पार्ट पर। अगर लास्ट पार्ट की बात करें तो वो है हमारा सीए पार्ट, ठीक है। तो अगर सीए की बात करूं तो यहां पर आप देख पा रहे हैं सी से लेकर ए के अंदर मैं ऐसा कह सकता हूं कि मेरा प्रेशर जो है वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है। मतलब यहां पर हमारा पी भी इंक्रीज हो रहा है और टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है। क्लियर, देखो पी प्रोपोर्शनल टू टी दिख रहा है बेटा, स्ट्रेट लाइन। अब पी प्रोपोर्शनल टू टी है तो अगर मैं इक्वेशन चलाता हूं पीवी बराबर म्यू आर टी, तो इसका मतलब मेरा वी जो है अब वो क्या रहेगा बेटा, कांस्टेंट रहेगा। क्लियर, और आपको तीनों चीजें मिल गई। अब आप ग्राफ बना सकते हैं। वैसे आपको एक अच्छी बात बताऊं, जब भी आप दो लाइन बना लेते हो तो तीसरी लाइन में आप सीधा उसको जोड़ देते हो, तीसरी लाइन डायरेक्टली बन जाती है। आप यहां से देखिए पीवी ग्राफ बनाते हैं, पी को क्या करना है बेटा, इंक्रीज, और वी को क्या रखना है, कांस्टेंट। पी को इंक्रीज करते हुए वी को कांस्टेंट रखोगे तो ये लाइन हमारी बनेगी। ऐसे ही आप वीटी ग्राफ में जाएंगे बेटा, तो वीटी ग्राफ में वी को कांस्टेंट रखते हुए आपको यहां पर ध्यान से देखिए, यहां से लेकर यहां जा रहे हैं तो आपको टी को क्या करना है, बढ़ाना है। तो देखो बेटा ये टी बढ़ जाएगा और हम यहां पर पहुंच गए। क्लियर, तो ये हमारा ग्राफ यहां पर बन गया। तो इस तरीके से बेटा हमारे पास ये ग्राफ बनते हैं। जब आपको एक ग्राफ दिया हो तो बाकी के दो ग्राफ बनाने का तरीका ये रहेगा, आप सभी को एक एक पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, सभी में क्या क्या हो रहा है उसको देखिए और उसके हिसाब से ग्राफ अब बना लीजिए। क्लियर, तो आप ये तो बता ही सकते हैं अगर पीवी के साथ क्या हो रहा है तो टी के साथ क्या होगा, उस तरह से आपको ये ग्राफ यहाँ पर बना लीजिए। क्लियर, ये आपके नेक्स्ट क्लास का होमवर्क रहेगा।